नमस्कार दोस्तों, आज हम भारती वशिष्ठ की कहानी बिखरता बचपन सुनेंगे रेनू की आवाज़ में। अभियुक्त निखिल श्रीवास्तव हाजिर हों। यह नाम सुनते ही जज साहिबा प्रज्ञा देवी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हाथ कांपने लगे थे। सामने पड़ी एफआईआर की कॉपी के पन्ने पलटकर देखा। नाम निखिल श्रीवास्तव, वल्द अभय श्रीवास्तव, आरोप घरेलू हिंसा। इससे आगे कुछ लिखा जैसे सब धुंधला गया था। नज़रें एकटक निखिल को ही निहारती रहीं। कितना बड़ा हो गया है। समय की विडंबना देखो, आज मिला भी तो कैसी परिस्थिति में। एक बार गले भी नहीं लगा सकती। मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा? पहचानता नहीं या अपराध बोध से शर्मिंदा है? मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे सामने आज अपराधी बनकर खड़ा है। यह मेरे ही कर्मों की सज़ा है। अपराध बोध से भरा मन ना जाने कितने विचारों को शब्द देने की कोशिश करने लगा था। अतीत आंखों के सामने तैर रहा था, जैसे किसी संकरी गली में लोगों की भीड़ बेतरतीब इधर उधर भाग रही हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था। शोर जैसे एकाएक इतना बढ़ गया कि प्रज्ञा देवी ने यकायक कानों पर हाथ धर लिया। मैडम, आप ठीक तो हैं? केस की सुनवाई शुरू की जाए। एक आवाज़ जैसे ही शोर से उभरी, प्रज्ञा देवी अतीत के गलियारों से लौटकर आज के धरातल पर आ गईं। अपनी स्वीकृति देते हुए उन्होंने मेज पर रखा गिलास उठाकर एक घूंट में सारा पानी गटक लिया। जज साहिबा, मेरी मुवक्किल आभा जी ने निखिल श्रीवास्तव पर आरोप लगाया है कि इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। यह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। पहले अक्सर सामान तोड़कर शांत हो जाते थे, पर अब आभा जी पर हाथ उठाने लगे हैं और घरेलू हिंसा उग्र रूप लेती इससे पहले ही आभा जी ने कानून की शरण ले ली। ये रही कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स। वकील के हाथों से रिपोर्ट लेते हुए प्रज्ञा जी को अपना किया सब याद आने लगा। कैसे जानबूझकर अभय से झगड़ा करते वक्त वो चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देती थी। जब इंसान दूसरे को हराने के लिए लड़ता है तो सुध बुध खोकर बस जीतना चाहता है। उबलते पानी में हाथ तक दे दिया था उन्होंने। तब आत्मघाती का तगमा लगाकर प्रज्ञा को उसके मायके छोड़ाए थे अभय। प्रेम था ही नहीं। जब एक नामी वकील को ज़बरदस्ती एक साधारण सी सरकारी बैंक अफसर के साथ बांध दिया जाए तो यही होगा। अहम के चूल्हे पर रखा रिश्ते का कुकर बेवजह सीटी मारता रहेगा और एक दिन फट जाएगा। प्रेम ना सही, थोड़े अपनेपन से सींचकर और थोड़ा समझबूझकर रिश्ता निभाने की कोशिश की जाती तो शायद दूध में पड़े नींबू के रस से पनीर जैसी कीमती चीज़ बनती। दोनों मिलकर अलग ऊंचाइयां छू सकते थे, पर वो तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। प्रज्ञा अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े होकर भी कह देती कि यह रिश्ता उनके लायक नहीं, तो समाज के डर से 10 साल घुटकर लड़कर नहीं काटने पड़ते। उस पर उस मासूम निखिल को जन्म देकर उसके सामने सदैव घर में एक नकारात्मक माहौल बनाकर अभय और प्रज्ञा ने जो गुनाह किया उसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। वो मासूम उनके अहम को टकराते देखकर सहमा रहता और दुनिया से कटता चला गया। प्रज्ञा जिस गरूर में मायके गई तो 1 साल तक अभय ने उसकी सुध भी ना ली और सिर्फ तलाक के कागजात भेजकर रिश्ते का भी अंत कर दिया। निखिल की कस्टडी भी अभय को मिली और दोनों ने शहर ही बदल लिए। खुद को साबित करने की जंग में अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। प्रज्ञा जुडिशियरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर जज बन गई। इसके साथ ही निखिल और अभय का वजूद उसके जीवन से ही मिट गया। आज इतने साल बाद निखिल को देखा, पर अभय, यह ख्याल प्रज्ञा को अंदर तक झकझोर गया। सामने पड़े कागजात फिर पलटे और इतनी देर से आंखों में रुका समुद्र बूंद बनकर उन कागज़ों को गीला कर गया। अभय नहीं रहे। उनके नाम के साथ मृत लिखा देखा तो जैसे भीतर कुछ कांच सा टूटकर बिखर गया। मुझे इस लायक भी न समझा कि भरी आंखों से निखिल को एक नज़र देखा प्रज्ञा देवी ने, जैसे कह रही थी कि आओ बेटा, एक बार जी भरकर एक दूसरे के गले लगकर रो ले। पर निखिल तो निर्मोही सा भावहीन खड़ा था। तभी निखिल के वकील की आवाज़ सुनाई दी। मेरे मुवक्किल ने एक दर्द भरा बचपन जिया है। माता पिता के अहम की वजह से वो अपनी पत्नी का और उनकी हर इच्छा का मान रख रहे थे बखूबी, परंतु उनकी नौकरी के लिए तैयार नहीं थे। यह शादी से पहले ही साफ कहा गया था
और निखिल जी ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा। इस पर हम घरेलू हिंसा का केस नहीं बना सकते क्योंकि उसका प्रत्युत्तर आभा जी ने उल्टा दे दिया था। निखिल जी, आप कुछ कहेंगे? वकील ने जैसे ही निखिल की तरफ देखा, निखिल की आंखों से निकला एक मोती जैसे प्रज्ञा और आभा को कटघरे में खड़ा कर गया। मौन तोड़ते हुए निखिल ने आभा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं बहुत प्रेम करता हूँ अपनी पत्नी से और अभी तक सम्मान भी करता था क्योंकि इसने मुझे संभाला और मेरी इच्छा का मान भी रखा। मैंने भी इसकी हर इच्छा मुँह निकलने से पहले पूरी की। मुझे इसकी नौकरी करने से भी आपत्ति नहीं है, पर यदि ये अपना वजूद सिर्फ नौकरी करने में ही समझती है तो मैं घर संभालूंगा। इसका और मेरा अहम एक साथ हमारे रिश्ते में आड़े नहीं आने देना चाहता था। ये नहीं जानती मैंने क्या खोया है। बस इसी ऊहापोह में हाथ उठ गया मेरा और इसने उल्टा मुझे मारा। पर नारीवादी आज की महिला आज मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। पत्नी बनकर समझती तो आज परिस्थिति कुछ और होती। कहते कहते फिर से मौन हो गया निखिल। हर किसी का अहम इतना बड़ा नहीं होता, तुम समझाने की कोशिश तो करते। आभा भी भावुक हो चली थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आभा ने अपने वकील से कहकर केस वापस ले लिया। वकील ने जज साहिबा की इजाज़त मांगी जो खुशी खुशी मिल गई। आखिर एक रिश्ता आज टूटने से बच गया था। कोर्ट के वक्त की इससे अच्छी कीमत क्या होती। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी कि कौन है मेरी इस मनस्थिति का कारण? निखिल के इस सवाल ने प्रज्ञा देवी की कुर्सी की नींव हिला दी। अपराध बोध पर फिर अहम भारी पड़ रहा था। शरीर डर से कांपने लगा कि आज ताउम्र कमाई इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी सिर्फ एक गलती की वजह से। अश्रुपूरित आंखें एकटक निखिल के होंठों पर जा टिकी। लोगों के बीच हो रही खुसर पुसर भी अब ताने जैसी प्रतीत हो रही थी। आज मिलवाऊंगा तुम्हें, इतना कहकर निखिल मुस्कुरा दिया। प्रज्ञा जी ने मोहर लगाकर केस को खारिज किया और अपने कैबिन में आकर फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे इतने वर्षों से भीतर दबा कुछ बाहर निकलना चाह रहा था। वो दर्द था या अपराध बोध, पर जो भी था बहुत चुभ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने खुद को संभाला तो सामने से निखिल और आभा एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। आभा ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया, पर निखिल भावशून्य उन्हें देखता रहा। शुक्रिया कहने आया हूँ। आज दिखी इतने सालों बाद तो सोचा था पूछूंगा कि मेरा कसूर क्या था। बाबा भी टूटकर बिखर गए और मुझसे ताउम्र नज़रें चुराते रहे। वो चले गए मुझे छोड़कर। क्या दिया आप दोनों के अहम ने आपको। खुश होंगी आप इस पदवी पर पहुंचकर, पर गृहस्थी की रेस में आज आपके कारण मैं भी गिरते गिरते बचा हूँ। आपके दिए ज़ख्मों का मरहम भी आपके पास ही मिला। मेरी आभा लौट आई। बस आपकी सूरत दिखाना चाहता था, इसे समझाना चाहता था कि रिश्तों पे कदम रखकर चढ़ने से दौलत और शोहरत तो भरपूर मिल सकती है, पर दिल और आत्मा कैसे मुरझाई रहती हैं, यह खुद देखे और विश्वास करे। निखिल के व्यंग से आहत प्रज्ञा बस इतना ही कह पाई, सिर्फ मेरा ही कसूर था क्या बेटा? हालात, परिस्थितियाँ और किस्मत भी कोई चीज़ है। आपका कसूर ये था कि जो लड़ाई आपने 10 साल मेरे पिता के साथ की, यदि वो लड़ाई आप अपने पिता के साथ एक दिन भी कर लेती तो आपके अहम का शिकार बनने मैं इस दुनिया में नहीं आता। अपने लिए समय पर ना खड़ा होना आपकी गलती थी। बेमेल रिश्ते को 10 साल ढोना और मुझे भी उसका हिस्सा बनाना आपकी गलती थी। अगर सब कर ही लिया था तो मतलबी हो जाना आपकी गलती थी, पर यह गलती अब मैं नहीं करूँगा, कहकर निखिल आभा का हाथ पकड़े वहाँ से चला गया। प्रज्ञा देवी धम से कुर्सी में धंसकर अश्रुपूर्ण आंखों से उसे फिर से अपने से दूर होते देखती रही। बच्चे किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, एक परिवार की जिम्मेदारी है। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना गलत नहीं है, पर उसके लिए रिश्तों की और औलाद की बलि चढ़ाना अपराध है। किसी रिश्ते में प्यार पनपने में कभी एक पल नहीं लगता और कभी ज़िंदगी गुजर जाती है। हाँ, लेकिन संयम रखना पड़ता है। अहम और प्यार कभी साथ नहीं रहते। समाज के दबाव से या ज़बरदस्ती के रिश्ते ढोए भी तो एक सीमा तक ही जा सकते हैं। उसमें एक औलाद पैदा कर उसे और बोझिल बनाना कहाँ का न्याय है? सम्मान और समय किसी भी रिश्ते की नींव पक्की करने के लिए ज़रूरी हैं। रिश्तों की हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ी जाए तो रिश्ते नहीं बचेंगे।
स्वाभिमान और अभिमान के बीच की नाजुक लकीर पार करते ही सबसे पहले रिश्ता बेघर होता है। रिश्तों का मोल समझिए और उन्हें साथ लेकर आगे बढ़िए। सब पैसा कमाने की धुन में दौड़ते रहे तो अबोध बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। सिर्फ माँ या सिर्फ पिता बच्चे को सुंदर भविष्य नहीं दे सकते। दोनों अपने अहम को छोड़कर टीम वर्क करेंगे तो शायद हम एक सुंदर भविष्य की कामना कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है घर का माहौल घर जैसा बनाना, जिसमें बच्चे स्वच्छंद रूप से पनप सकें। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी बिखरता बचपन। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।